चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जीएस को ही हम लोग टारगेट करेंगे और खासकर इकोनॉमी। और दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों से पूछा था, एक तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग जो है रिस्पॉन्स देते नहीं है, ठीक है। तो उससे थोड़ा मतलब होता है कि क्या करे क्या ना करे, हिस्ट्री पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, कुछ का मतलब मिला जुला जो है आपका रिस्पॉन्स आता है। मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की ओर है। तो देखते हैं, एक बार और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 दिन तो मैं इकोनॉमी चलाऊंगा और 2 दिन जो है जीएस का ही रहेगा, मतलब वीकेंड जो रहेगा जीएस का रहेगा। क्योंकि मेरे चैनल पे जो है थोड़ा जीएस का बोलबाला हल्का कम है, तो मैं इस बार चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जीएस जो है उसका भी बोलबाला हो, और जिससे कि आपको कंप्लीट एक चैनल ऐसा हो जिससे आपकी उत्तराखंड की कंप्लीट तैयारी घर बैठे आसानी तरीके से हो जाए, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि घर बैठे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपनी तैयारी करें एक ही चैनल से, चाहे वो हिंदी हो, उत्तराखंड हो। अभी जिला सीरीज भी कंटिन्यू करनी है ना, क्योंकि मेरा मेंस भी है 12 से 15 नवंबर के बीच में। तो इसलिए मैं भी थोड़ा जीएस में फोकस कर रहा हूँ, और इस बीच में आपका जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो प्लस पॉइंट तो है ना। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको आरबीआई पूरा पढ़ा दिया था और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया था कि किस तरीके से आरबीआई फंक्शन करता है, मौद्रिक नीति भी पढ़ा दी थी। अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं भारत में बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भारत में, देखिएगा बैंकिंग व्यवस्था जो हुई शुरू, वो ब्रिटिश शासनकाल से शुरू हुई थी, ठीक है। एक कंपनी थी अलेक्जेंडर कंपनी, याद रखेगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी इसका नाम था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम था। इस व्यक्ति ने 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की, याद रखिएगा। भारत का पहला बैंक है ये, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की, हिंदुस्तान की स्थापना की, ठीक है। पहला पॉइंट है अलेक्जेंडर ने की। देखिएगा, यहां से जो समझाने वाले पॉइंट है वो मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट के हिसाब से समझाऊंगा, आप समझते रहिएगा, ठीक है। पहले बैंक की स्थापना की। अब अगला, इसके बाद जो बैंक बने 3 बने, ठीक है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना, बैंक ऑफ कलकत्ता बना, ठीक है, 1806 में। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई बना, बैंक ऑफ मुंबई। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास बने, तो 3 बैंक बने। तो सबसे पहले भारत में जो बैंक बनने वाला था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। मुद्दा यह है कि इसमें न तो भारतीयों का शेयर था और न ही कोई भारतीय इस पे काम करते थे, ठीक है। न ही भारतीयों का पैसा लगा हुआ था, न ही भारतीयों का कोई शेयर था, और न ही कोई भारतीय काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की, 1843 बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की, ठीक है। 1921 में आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह ख्याल आया, क्यों ना बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए। तो इन्होंने 1921 में एक बैंक बनाया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, समझ में ना, जिसका नाम था क्या, इंपीरियल बैंक, 1921 में बना। अब 1770 से 1921 के बीच में क्या हुआ, जहां मैं बना रहा हूं, इस बीच में इन्होंने 1881 में, याद रखिएगा, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की, ठीक है। एक साइड अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की। और 19 मई 1894 को लाहौर में, याद रखिएगा, तत्कालीन लाहौर में पीएनबी की स्थापना की, लाला लाजपत राय के सहयोग से। लाला लाजपत राय, इंपोर्टेंट व्यक्ति है ना, लाजपत राय, ठीक है। सारी चीजें देखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, अब देखिएगा तीनों ही बैंक से क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने जो भारत में पहला बैंक स्थापित किया, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और कहां पे स्टेबल किया, तो सीधा आंसर होगा कलकत्ता में स्टेबल किया। समझ में आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे याद रखिएगा, ठीक है, बंगाल में लगभग, बंगाल के जो है गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, तो 1773 के एक्ट बनने शुरू हुए, तो इस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद इस कंपनी में, इस बैंक में न तो भारतीयों का शेयर था और न ही भारतीय लगे हुए थे। अब दूसरा देखिएगा, जो अवध कॉमर्शियल बैंक था 1881 में, ये अवध कॉमर्शियल बैंक बनाया गया, और इस पे याद रखेगा
कुछ भारतीय लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, मतलब शेयर लगाए अपने, ठीक है, अपने पैसे लगाए इस बैंक पे, लेकिन काम नहीं दिया गया, भारतीयों को पूर्ण रूप से संचालन करने का काम नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि भैया अवध कॉमर्शियल बैंक में आप लोग शेयर जरूर लगा सकते हो, लेकिन आप इस बैंक का संचालन नहीं करोगे। तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक था अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीयों ने पहली बार किस बैंक में पैसा लगाया, तो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक पे। इसके बाद लाला लाजपत राय ने 19 मई 1894 को पीएनबी की स्थापना की लाहौर में, और ये पहला ऐसा बैंक है जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। समझ में आना, यही क्वेश्चन फंसाता है, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग आएगा। तो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? पीएनबी। क्वेश्चन आएगा भारतीयों ने पहली बार अपने शेयर या पैसे किस बैंक में लगाए, तो अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन सीधा आएगा भारत में ओपन होने वाला पहला बैंक। यहां पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि शेयर लगाए या संचालित किया, सीधे क्वेश्चन आएगा भारत में ओपन होने वाला पहला बैंक, तो सीधे आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही समझने वाली चीजें रहती हैं, बार बार कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को ही 1921 में मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। बाद में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1 जुलाई 1955 में, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ में ना, इसी इंपीरियल बैंक को, पहले इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मिलकर बना है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में मुंबई और 1843 में मद्रास। 1921 में याद रखिएगा, 1921 में इसको मिला के, इन तीनों को मिला के बैंक ऑफ इंपीरियल बनाया गया और 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, इस इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर किस में कन्वर्ट कर दिया? एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया। तो एसबीआई की स्टार्टिंग जो ओपनिंग हुई यहां से हुई। समझ में आया ना? तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बिल्कुल बेसिक से चलेगा, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, और चीजें समझते रहिएगा। क्लास ही समझ ले, है ना इसको, तो मैं क्लास के तहत ही आपको समझा रहा हूं, ये नहीं चाहता हूं कि भागो आगे चलो, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, है ना। इसके बाद 1906 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। लिखना चाहो तो लिख लो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी हिंदुस्तानी बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में स्थापना हुई, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब इसके बाद देखिएगा, अब इतना तो बैंक का इतिहास रहा, अब देखो भारत में बैंकिंग व्यवस्था वर्तमान में कैसी है, समझ में आना। वर्तमान में भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है, समझ में आना, भारत में वर्तमान में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो 3 प्रकार की है, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था 3 प्रकार की है, ठीक है। पहला लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा, भारत में 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। पहला है वाणिज्यिक बैंक, लिखेगा। दूसरा है सहकारी बैंक, सहकारी बोल रहा हूं, सरकारी नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, सहकारी बैंक। और तीसरा जो है लिखेगा अखिल भारतीय लेवल के बैंक, अखिल भारतीय बैंक। 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। पहला वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, अखिल भारतीय बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों में पहला आते हैं सरकारी बैंक। सरकारी और सहकारी में फर्क है, याद रखिएगा, सरकारी बैंक। दूसरा आते हैं निजी बैंक और तीसरा आते हैं आपके कौन से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। समझ में आना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समझते जाइएगा सब चीज, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंकों में 3 प्रकार के क्राइटेरिया में रखा गया भारत सरकार ने, सरकारी बैंक, निजी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंकों में 3 प्रकार के हैं। पहला प्राथमिक सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक। दूसरा केंद्रीय बैंक, समझ में आना, केंद्रीय बैंक, और इसको कहा जाता है जिला स्तरीय बैंक। केंद्रीय बैंक को सहकारी बैंक में जिला स्तरीय बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। और तीसरा इसमें होता है राज्य स्तरीय बैंक, राज्य स्तरीय सहकारी समितियां, मतलब सहकारी बैंक कह सकते हो, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक। जो अखिल भारतीय लेवल के बैंक हैं, इसमें 3-4 प्रकार के रखे गए हैं, याद रखिएगा। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अखिल भारतीय बैंक में पहला आप पढ़ोगे कौन सा?
नाबार्ड, ठीक है, दूसरा पढ़ोगे सिडबी, तीसरा पढ़ोगे आईडीबीआई, ठीक है, अगला पढ़ोगे महिला बैंक, और एक पढ़ोगे एक्सिम यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। तो ये सहकारी अखिल लेवल के भारतीय बैंक है, ठीक है। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था 3 प्रकार की है। पहली वाणिज्यिक बैंक, जिसमें सहकारी, निजी और क्षेत्रीय बैंकों को रखा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। दूसरा सहकारी बैंक होता है, जिसमें प्राथमिक सहकारी समितियां होती है। दूसरा केंद्रीय बैंक, जिसे जिला स्तरीय बैंक भी कहते हैं। तीसरा होता है राज्य स्तरीय बैंक, ठीक है, और ये होता है दूसरे प्रकार के। तीसरे होते हैं भारत में अखिल स्तरीय यानी अखिल भारतीय लेवल के बैंक, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, महिला बैंक और एक्सिम बैंक है। तो यहां से याद रखिएगा एक क्वेश्चन बन सकता है, समझ में ना। हो सकता है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से पूछे, या इनसे संबंधित जो समितियां हैं, या सहकारी बैंक से पूछे, या नाबार्ड से पूछ दे, सिडबी से पूछ दे, आईडीबीआई से, महिला बैंक से या एक्सिम बैंक से। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना टॉपिक। डे टू डे, पॉइंट टू पॉइंट जो स्टार्टिंग से मेरे से जुड़ा है बच्चा, बिल्कुल नोट्स बनाते जाइएगा अंत तक, ठीक है। और अंत में बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। बस रिवीजन ही तोड़ है, बस लिखते रहे और पढ़ते रहो और याद करते रहे। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था 3 प्रकार की है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पहला चलते हैं वाणिज्यिक बैंकों में, ठीक है। पहले लेवल के बैंकों में चलते हैं, जिनका नाम है क्या बताइएगा, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक, इसमें 3 प्रकार के बैंक हैं। पहले है सरकारी बैंक, सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, या राष्ट्रीयकृत बैंक कह लो, एक ही बात है। सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कह लो, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। समझ में आया ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो सहकारी बैंक में चलते हैं पहला, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक, सरकारी बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिन बैंकों को में सरकार की शेयर या सरकार की पूंजी 50% से प्लस यानी कि 51% में लगा हो। 50% प्लस यानी 51% भारत सरकार का शेयर लगा हो, उन बैंकों को सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये नेशनलाइज होते हैं, मोस्टली सरकार के अंडर में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 51% शेयर जिसका होगा उसका ही बोलबाला ज्यादा रहता है, इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। इतिहास देखते हैं भारत में, देखिएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कॉन्सेप्ट आया 19 जुलाई 1969 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये भी मैं आपको बता दूं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ये कॉन्सेप्ट सामने आया। कौन सा बताइएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक वाला, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसमें जो कॉन्सेप्ट सामने आया, इसमें कहा गया कि जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, ये याद रखेगा, जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन सभी को हम राष्ट्रीयकृत बैंक में शामिल कर देते हैं। तो उस समय ऐसे बैंकों की संख्या 14 थी, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी ही थी, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। और दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों के दौरान भी वही थी, ठीक है, याद रखिएगा। 15 अप्रैल, हाँ वही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई, और जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ रुपए से ऊपर थी, उनको राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित किया गया। और इस टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा, इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे, ठीक है। कौन थे बताइएगा, एल.के. झा। ये पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहली बार राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। दूसरा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो हुआ 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ, और इसमें देखिएगा टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या रखी गई, जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए से ऊपर की है, पहले में 50 करोड़ से ऊपर, और दूसरी बार जब नेशनलाइज किया गया भारत में बैंकों को, तो इसमें उस पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, और कहा गया कि जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन बैंकों को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित किया जाएगा। तो इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की घोषित किए जाने की संख्या कितनी थी, 6 थी। अब देखिएगा 6 और 14 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या रह गई है 11,
ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी रहेगी है 11। अब मुद्दा है कि सर आप स्टार्टिंग में तो 20 थी, 11 कैसे रह गई है, व्हाट इज द रीजन। रीजन है, देखिएगा रीजन क्या था। 1993 में भारत सरकार ने बैंकों के विलय की नीति अपनाई, याद रखेगा 1993 में बैंकिंग विलय नीति अपनाई है, बैंकिंग विलय नीति अपनाई भारत सरकार ने 1993 में। तो जब बैंकिंग विलय नीति अपनाई, विलय नीति का मतलब समझ लो समाहित करना, तो इसीलिए 1993 में जब बैंकिंग विलय नीति अपनाई तो इसी के तहत धीरे धीरे बैंकों का विलय कर दिया गया। इसी प्रकार से वर्तमान में 20 से घटकर कितना रह गया है, 11 रह गया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो है इतिहास रहा। तो समझ में आया ना, तो आगे बढ़े। दूसरा निजी बैंक। निजी बैंक तो आपको पता ही होगा, निजी बैंक है उनको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं लिखा दूंगा जैसे आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनका स्टेबल फाउंडेशन बता दूंगा, ज्यादा इतना कुछ जानने की जरूरत है नहीं इनमें, ठीक है। ज्यादा आप कंफ्यूज ना रहें कि ये करना वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको याद होगा, तो मैंने आपको बता रखा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, और स्थापना हुई महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1975 को, याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। उद्देश्य था कि जो गांव वाले क्षेत्र है, जो ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र है, वहां पर बैंकिंग की आदत डालना और लोगों पे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। समझ में ना, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना। समझ में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 अक्टूबर 1975 को उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्राम पंचायत से विकास को लेकर, इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, स्टार्टिंग में जिस मोटिव से इसका स्टेबल हुआ था गांव में इसका विस्तार करने के लिए, एक्चुअल में गांव में इसका विस्तार नहीं हुआ। एक्चुअल में इसका विस्तार जो हुआ वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ। ध्यान से समझिएगा, शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ। बाद में भारत सरकार ने 1987 में एक समिति बनाई जिसका नाम था केलकर समिति, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या था, केलकर समिति। लिख लीजिएगा सारी चीज, ठीक है। केलकर समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो केलकर समिति को देखा गया कि हमने जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्राम पंचायतों में स्टेबल और डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आखिरकार रीजन क्या है। तो केलकर समिति ने बनाया कि भाई साहब जो हमने गांव के लिए किया था, एक्चुअल में इनका विस्तार गांव की जगह शहरों पे ज्यादा हो गया। तो 1987 में केलकर समिति की सिफारिशों पर 1987 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार पर रोक लगा दी गई। समझ में आया ना, रोक लगा दी गई। और 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 56 थी, तो उस टाइम पे रोक लगा दी गई। तो डेफिनेटली वर्तमान में भी कितनी रहेगी, 56 ही रहेगी। तो क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 5वीं। क्वेश्चन आएगा कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन आएगा कि किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार पर रोक लगा दी। तो आंसर होगा केलकर समिति 1987। समझ में आया ना, सारी चीज, सारा फंडामेंटल समझ जाइएगा यार, है ना। अब इसमें देखेगा इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्या रहता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर रहता है केंद्र का, राज्य का और प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक बैंक का, जो बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रहता है सपोर्ट रहता है। तो याद रखिएगा, तो पूछता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का केंद्र का योगदान कितना रहता है, 50%, ठीक है। राज्य का योगदान रहता है 15% और प्रवर्तक बैंक का योगदान रहता है 35%। तो ये समझ रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो याद रखिएगा, केंद्र, राज्य, प्रवर्तक बैंक। तो केंद्र जो इसमें योगदान 100 रुपए का योगदान है, तो इसमें से 50 रुपए देता है केंद्र और 15 रुपए देता है राज्य और 35 रुपए देता है संबंधित प्रवर्तक बैंक, ये है। तो इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र, राज्य, प्रवर्तक बैंक का योगदान रहता है 50, 15 और 35 का। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ये इतिहास रहा और आप समझ चुके हो, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है और कुछ भी चीजें मिस नहीं करनी, तो याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद हम अखिल लेवल के बैंकों पे आते हैं, कोई नहीं। दूसरा अखिल लेवल के बैंक, अखिल भारतीय लेवल के बैंक, अखिल भारतीय बैंकों पे आते हैं। तो पहला हम चलते हैं नाबार्ड पे, ठीक है। पहला किस पे चलते हैं? नाबार्ड पे। याद रखना बेटा, ठीक है, हमें लास्ट तक ऐसा ही बनना है, समझ में ना। लास्ट तक हमें क्या करना है? ऐसा ही बनना है, मतलब समझ में ना। ये अपने दिमाग में ठान के रखना कि लास्ट गोल ग्रुप सी का ऐसा ही है। तो वहां तक तो एटलीस्ट सर आप हमारा जेएस का ऐसा बेस बना दो कि मतलब क्वेश्चन जो आए ना वो एक ऐसे बने कि मिस ना हो। तो उसी लेवल पे हम लोग चलते हैं। तो देन कंटिन्यू देखते हैं बाद में जब रिजल्ट आते तो किस तरीके से हम लोग परफॉर्मेंस कर पाते हैं इन चीजों पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बच्चे समान हो, बेटे समान हो, ठीक है, छात्र समान हो, जो भी हो, टीचर एक गुरु होता है, तो उसके लिए कोई भी सब यूजफुल होता है। तो ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, आप लोग बिल्कुल समर्पित रहें कि अब जो है आपकी क्लासें परमानेंट चलेंगी और काफी मजबूत लेवल पे चलेंगी, ठीक है। नाबार्ड पे चलते हैं। तो नाबार्ड याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये भी बताया था मैंने, ये कई बार पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। लिख लीजिएगा नाबार्ड को, ठीक है। इसको बोला जाता है, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है नाबार्ड को। और डेफिनेटली इसका जो स्ट्रगल हुआ था वो प्राथमिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र में आपको पता है ना 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, और जो थर्ड सेक्टर होता है वो किसका होता है? सर्विस का, ठीक है। तो प्रमुखतः इसकी स्थापना की गई थी कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े जो भी, जैसे मत्स्य पालन हो, जो भी हो, तो प्रथम क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को, छठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना याद रखिएगा शिव रमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। शिव रमन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना हुई, ठीक है। शिव रमन समिति की सिफारिशों पर क्या हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसके बारे में बताओ, आपने किसान क्रेडिट कार्ड सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड सुना है ना। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करने वाला है वो नाबार्ड है। इसने वित्तीय वर्ष 1998-99, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? किस वित्तीय वर्ष में हुई? 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। मुद्दा आएगा, डीप में पूछेगा किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो आंसर क्या होगा बताइएगा? नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। किसानों को और ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई। लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना समझ में आया ना, नाबार्ड के संबंध में। अगला है सिडबी। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। लिख लीजिएगा, 2 अप्रैल 1990 को। इसे बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, काफी इंपोर्टेंट बैंक है। विकास बैंक काफी इंपोर्टेंट है। सारी जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, मोस्ट का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी बोला जाता है। लेकिन सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ना बच्चों, वो लखनऊ में है। लिख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। और इस टाइम पे कोई योजना नहीं चल रही थी, आपको याद होगा, तो योजना अवकाश का काल था ये, योजना अवकाश का काल 1990 से 1992 वाला। सारी चीजें लिख लीजिएगा सिडबी के बारे में, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा MSME यानी कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों को, लघु सूक्ष्म और मध्य उद्योगों को
विकास और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। इनका कहना था कि लघु कुटीर और सूक्ष्म, सॉरी मध्य नहीं कुटीर, लघु कुटीर और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से ग्रामीण सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। गांधी जी का भी यही मानना था। तो इसीलिए जो है याद रखेगा, लघु सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना की। और मोटिव था कि लघु सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण सेक्टरों को डेवलप करने का। तो ग्रामीण लोग अपना लघु या कुटीर या सूक्ष्म जो भी उद्योग है उसको शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिडबी की स्थापना हुई थी, लिख लीजिएगा। अगला है आईडीबीआई, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसे बोलते हैं। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसे बोला जाता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक इसे बोला जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मैंने आपको बताया था ना। और 1964-65 में ही बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना हुई थी झारखंड में रशिया के सहयोग से, वो भी मैंने आपको बताया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। उद्देश्य था कि जो भारत में औद्योगिक विकास को ऋण मुहैया करवाना और उनकी समीक्षा कर अगर कुछ ऐसे डेवलप उनको करना है तो औद्योगिक विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई 1964 में, याद रखेगा। ठीक है, इस बैंक की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सिम बैंक, EXIM, एक्सिम इसे बोलते हैं आयात निर्यात बैंक, समझ में आया ना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 1982 ईस्वी को, 1 जनवरी 1982 ईस्वी को आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, उद्देश्य क्या था, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें धन मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बैंक है महिला बैंक, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाया गया था महिला बैंक। और महिला बैंक याद रखिएगा नवंबर 2013 में मुंबई में ओपन किया गया था और 1000 करोड़ की पूंजी से, ये पूछा गया है, याद रखिएगा 1000 करोड़ की पूंजी से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से है तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो ये बन सकता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी प्रथम MD थी, लिखेगा ऊषा अनंत सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि महिला बैंक की प्रथम MD चेयरमैन कौन थी, तो ऊषा अनंत सुब्रमण्यम। महिला बैंक की स्थापना कहां की गई, मुंबई में। कब की गई, नवंबर 2013 में। और कितने हजार करोड़ पूंजी से, तो 1000 करोड़ पूंजी से इसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहकारी बैंक कहीं 4 प्रकार के दे रखे, तो मोस्टली 3 प्रकार के हैं। प्रथम जिन्हें प्राथमिक समितियां बोलते हैं, प्राथमिक समितियां, जिन्हें प्राथमिक बैंक भी बोला जाता है। दूसरा केंद्रीय बैंक। ठीक है, सहकारी बैंकों में केंद्रीय बैंक अलग है, याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक को सहकारी बैंकों में, याद रखिएगा, जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं, जिला सहकारी बैंक भी बोला जाता है। और इसमें तीसरा रहता है, याद रखिएगा, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। तो ये 3 प्रकार के सहकारी बैंक है। प्राथमिक समितियां, तो प्राथमिक समितियां जो होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, लॉन होता है, किसानों का होता है, उनको मोस्ट ऑफ में ग्राम पंचायत वालों को खासकर लॉन देती है। ठीक है, सहकारी बैंक सिस्टम। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समितियां, केंद्रीय बैंक, इसमें जिसे आप जिला सहकारी बैंक बोलते हो, तीसरा होता है राज्य स्तरीय बैंक। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ बैंकों का स्टेबल लिख लीजिएगा, जैसे ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक 1955 का है। ठीक है, SBI बैंक लिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 का है। LIC लिखेगा,
सितंबर 1956 का है, लिख लीजिएगा, कुछ स्टेबल लिख लीजिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, ये पूछा गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी, लिखिएगा, ठीक है, कब? 1948 में, ठीक है। और याद रखिएगा LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, कब? सितंबर 1956। एक है, याद रखिएगा, भारतीय सामान्य बीमा जीवन बीमा, जिसे बोलते हो GIC, इसे बोलते हो जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, भारतीय सामान्य जीवन बीमा। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की 1956 में हुई थी। कई बार फंसा देता है इन दोनों में, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक, एक लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, राष्ट्रीय आवास बैंक लिख लीजिएगा 1988 में बना। राष्ट्रीय आवास बैंक लिखेगा 1988, जुलाई 1988। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ये लिखेगा मार्च 1985 में। और राष्ट्रीय आवास बैंक लिखेगा जुलाई 1988 में, ठीक है। ये लिखेगा 20 मार्च एग्जैक्ट में लिखना है तो 20 मार्च 1985। एक है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये 1 फरवरी 1964 को, वही तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राष्ट्रीय आवास, भारतीय औद्योगिक विकास निगम 1948, राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ठीक है, 20 मार्च 1985, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 को, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपका बैंकों का भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब कल जो चलेगा हमारा शेयर मार्केट चलेगा, और शेयर मार्केट में आप लोग टोटल ओवरऑल समझोगे कि शेयर मार्केटिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग, बुल्स बियर, बहुत कुछ है मतलब उसमें समझने के लिए। सेबी के बारे में पढ़ोगे, है ना, तो काफी कुछ है। तो इसके बाद हम लोग बेरोजगारी, और अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा निर्धनता पे, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब आने वाले जो दिनों में, तो मिस ना करें। और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यार थोड़ा प्रचार प्रसार भी कर दो, मतलब वैसे नहीं, आपका जो भाई पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको देखने के लिए कहो, प्लेलिस्ट देख ले, बोल समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो मैंने पंचवर्षीय योजना की डालनी है, तो अभी तुरंत मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। और कुछ दिनों तो GS पे फोकस करते हैं, और ऐसा नहीं, जिसको हिंदी 2 प्लेलिस्ट है न्यू बैच के लिए, मैं शायद आई थिंक उपसर्ग और प्रत्यय में रोका था, तो वहां से चलेंगे। और जिला सीरीज मुझे पता है उधम सिंह नगर का इंट्रोडक्शन दिया है, तो आगे चलेगा, ठीक है, तो वो भी चलाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, सारा चीज कंटिन्यू होगा। तो मोस्ट ऑफ मेरा प्रयास ये है कि कंटेंट जो हो वो आपके काम आ सके, वरना फायदा नहीं है ना, वरना थोड़ी बहुत चीज तो आप लिख लोगे तो A to Z होनी चाहिए। और साथ में जो चीज मैं करवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ वीडियो देखते हैं। आप वीडियो देखना, पढ़ना बढ़िया से, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे साथ साथ में बनाते रहना। इस प्रकार से आपका GS का कंटेंट बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, और साथ जुड़ते रहें। और पसंद आती है तो औरों को भी कहें कि जुड़ें, है ना। और उद्देश्य यही है कि जो मतलब बहुत कमजोर तबके का बच्चा है उसके लिए अच्छा कंटेंट मुहैया करवा दे, जिससे कि उसकी निराशा जिंदगी में भी हम आशा का काम कर सकें, है ना। तो मोस्ट ऑफ मैं आपसे वही कह रहा हूँ, पढ़ना है, और फालतू बना तो छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। ऑनली फोकस पढ़ाई में कीजिएगा, बाकी जितना ज़्यादा फोकस हो सके पढ़ाई में करो, ठीक है। इधर उधर करना है ही नहीं। फिलहाल मैं भी बिल्कुल पढ़ाने के मूड में हूँ। अभी मैं आपसे न मोटिवेशन न इसके उसमें हूँ, क्योंकि मैं खींचना नहीं चाहता हूँ यार, मैं ये पुलिस का फिजिकल, ये
पुलिस का पेपर ऐसे बनेगा, सिलेबस ऐसे बनेगा। अरे बनने दो ना, हमारा सिलेबस क्या है भाई, 40 नंबर का, ये 50 नंबर का, ये पढ़ना तो सारा कुछ है ना भाई, पढ़ना तो सारा कुछ है। ये क्यों नहीं समझते बताओ? ये सारी ना भ्रमित करने वाली चीजें है, याद रखेगा। हिंदी में आपको चाहे हिंदी 2 नंबर की आए और 2 नंबर में पूरा सिलेबस दे दिया तो 2 नंबर कहीं से आया, पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना। चाहे उत्तराखंड 10 नंबर का आए और उसमें उत्तराखंड की सारी चीजें जो सिलेबस है वही दे दे, पढ़ना तो 10 नंबर के लिए भी सारा कुछ है। तो ये क्यों नहीं समझते हो? भ्रमित ना हो। कोई बोल रहा 45, 25, 30, अरे भाई अगर जीएस 75 नंबर की भी आ जाती है, उत्तराखंड 75 नंबर की भी आ जाती है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपना सिलेबस पूरा करो ना। सिलेबस वही किताब है, उससे बाहर उत्तराखंड का कोई कंटेंट है नहीं। जीएस वही है, उससे बाहर जीएस है नहीं, सिर्फ साइंस का है। तो वो एक मुझे लगता है कि संदेह है साइंस वाला, बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के लिए रोना है। रोता वही है जो कच्चा खिलाड़ी होता है। असल में जो खिलाड़ी होता है वो रोना धोना छोड़ के अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे जोर देता है। इस बार करंट अफेयर भी करवाऊंगा, और इस बार अभी तो आपका 15 दिसंबर को है, तब तक तो काफ़ी कुछ करवा दूंगा इस बार, ठीक है। काफ़ी कुछ करवा दूंगा, जिस तरीके से पहले वीडियो और कलर के लिए करवाया था, हालांकि रिजल्ट मिले थे, थोड़ा मैटर फंस गया था, लेकिन इस बार नहीं फंसेगा, ठीक है। तो इस बार प्योर सिलेक्शन होने चाहिए, चलेगा सभी लोगों को। मैं यही सूचित करूंगा कि वीडियो देखें, एंजॉय करें और अपने नोट्स बनाएं और एंजॉयफुल तरीके से याद करें, उन्हें इंप्लीमेंट भी करें, ठीक है। चलेगा, सभी को शुभ रात्रि।